लो भैया, हो गई ना यूपी में फिर से एक गलती। अभी 3 दिन पहले ही एसटीएफ ने एक बड़ी भूल करी थी कि वो अरशद को जब पकड़ने गई थी तो वो अपने साथ असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश भैया और उस पूरी टीम को साथ नहीं ले गई थी, जो लोग लगातार इनको डिफेंड कर रहे हैं। ले गई होती तो मुठभेड़ से पहले ये लोग कम से कम आग्रह अनुनय विनय करके उन्हें सरेंडर करवा देते। तो एक भूल तो हुई ही थी, दूसरी भूल यहाँ ये इन्होंने कर दिया कि असद के अब्बू जान और चचा जान को भी मरवा दिया। एक अज्ञात व्यक्ति, 3 अज्ञात व्यक्ति आए मोटरसाइकिल से पत्रकार बन के और उनके अब्बा जान और चचा जान को मार के चले गए, ठोक के चले गए। बताइए, इतनी बड़ी भूल बार बार यूपी सरकार कर रही है, यूपी एसटीएफ कर रही है, यूपी पुलिस कर रही है। अरे चाहिए था कि इन्हें एसपीजी सुरक्षा देते, जहाँ एक परिंदा तक पर नहीं मार पाता। ये माननीय थे, आखिरकार संसद सदस्य रहे थे, विधानसभा सदस्य रहे थे, ये इतने सम्मानित माननीय थे कि इन्हें एसपीजी की सुरक्षा देनी चाहिए थी, ताकि किसी भी हाल में इनकी हत्या न हो पाए। इन्हें बचाए रखना राष्ट्र को बचाए रखने के बराबर था। इनको तो बचना ही चाहिए था। ये मर गए तो राष्ट्र कैसे बचेगा, आप बताइए। संकट आ गया ना रास्ते पे। देखिए अखिलेश भैया कैसे रो रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी कैसे रो रहे हैं। अखिलेश भैया के एक चचा जान है दिल्ली में जो रहते हैं, वो देखिए कैसे रो रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि अतीक और उनके भाई की हत्या के बाद पूरा राजनीतिक ढांचा जो है चरमरा गया है। अब संसद कैसे चलेगी बताइए, विधानसभा कैसे चलेगी बताइए आप लोग। यूपी पुलिस को इतनी भी समझ नहीं है, तो इतने बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी हैं, इतने सालों की कड़ी मेहनत और पढ़ाई के बाद वो जो है इन पदों को पाए हैं। उन्हें इतनी तो समझ होनी चाहिए कि अतीक जैसे महान, कह सकते हैं घिनौने और वो कुत्सित अपराधी को एसपीजी सुरक्षा तो देनी ही चाहिए थी। प्रधानमंत्री को ही क्यों एसपीजी सुरक्षा, अतीक को भी होनी चाहिए थी। तो भूल कर गए फिर से, बताइए। एसपीजी सुरक्षा नहीं दी है, बेचारा मारा गया। अरे मूर्खों, बेशर्म राजनीतिज्ञों, अब मैं तुमको संबोधित कर रहा हूँ, बेशर्मों, जो तुम लोग डिफेंड कर रहे हो इस हत्या को। अरे जॉन एफ कैनेडी की हत्या अमेरिका में हो गई थी, पता है तुम्हें? ऐसे ही अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार दी थी, जिसका राज आज तक अमेरिका जैसी जो है जांच एजेंसी नहीं सुलझा पाई है। 61-62-64 साल हो गए करीब। 1963 में उनकी हत्या हुई थी जॉन एफ कैनेडी की। अरे अभी उतना दूर कहाँ जा रहा हो, इधर जापान में देखो, अबे शिंजो को एक व्यक्ति ऐसे ही पत्रकार के भेष में आकर, वो भी कैमरा लेके खड़ा था काफ़ी देर से उनकी सभा के बाहर, और जो ही आए उस कैमरा गन से उसने जो है ठोक डाला आबे शिंजो को। तो मेरा कहने का मतलब है, बेशर्मों, वोट के लिए कितना गिरोगे। ये स्वाभाविक घटनाएं होती हैं। जब मारने वाला तत्पर होता है मारने के लिए, तो हमेशा वो जो है ड्राइविंग सीट पे होता है, और जब बचाने वाले को पता ही नहीं है कि मारने वाला कौन है, किधर से आएगा, ऐसी परिस्थिति में किसी की भी इस तरह से हत्या हो सकती है। मैं इसमें पुलिस को बहुत बड़ा दोषी नहीं मानता हूँ। कोई व्यक्ति अगर ठान लिया है और वो अननोन है कि मुझे फला को मारना है, और उसका कोई हिस्ट्री नहीं है, और उसकी कोई पहचान नहीं है, उसको कोई जानता नहीं है कि दुश्मन कौन है और कहाँ है और कब आ सकता है, तो ऐसे में बचा पाने के लिए वही एक मात्र रास्ता था जो मैंने बताया। प्रधानमंत्री की तरह एसपीजी सुरक्षा दी जाती, और इनके 500 मीटर आसपास जो भी रहता है उसकी कड़ी सघन जांच की जाए, मेटल डिटेक्टर वगैरह लगा के, तो ही इनको बचाया जा सकता था। मेरा ये कहने का मतलब है। तो ये जो राग है, ये राग अलापने वाले जो हैं, ये असल में सिर्फ और सिर्फ लोमड़ी हैं, वोट वाली लोमड़ी। इनको वोट चाहिए, वोट के लिए किसी भी तरह का राग अलाप सकते हैं। और यही वो हैं, यही वो लोग हैं जिन लोगों ने अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ाया। ये सिर्फ इन्हीं को नहीं कह रहा हूँ, सारे ये एक संगठित गिरोह, एक संगठित षड्यंत्र है राजनीति का और अपराध का। अगर इसकी निष्पक्ष विवेचना करी जाए तो मैं तो कहूँगा कि ये इंदिरा गांधी के कार्यकाल से इसकी शुरुआत हुई है इस देश में,
अपराधियों को पालने की जो प्रथा का विकास हुआ वो इंदिरा गांधी ने कमोबेश थोड़ा ज़्यादा किया। उसके बाद मंडल कमीशन के बाद जब ये क्षेत्रीय दल उदित हुए हैं सभी प्रांतों में, और इनका बेस जैसा कि हम सब जानते हैं या तो जाति है या तो धर्म है, ये दो ही बेस पे खड़े हुए हैं, इनके पास कोई जनाधार नहीं है। अगर जाति के नाम पे वोट देना इन्हें लोग बंद कर दें तो इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। तो जब से ये जातीय आधार और धार्मिक आधार वाली क्षेत्रीय पार्टियां आई हैं, इन्होंने गुंडों को संरक्षण देना शुरू किया है। सोचिए, अतीक अहमद 17 साल की उम्र में अपराधी बना, देखते देखते वो इतना बड़ा अपराधी बन गया कि वो एक राष्ट्रीय समस्या बन गया। उसकी उसकी हत्या एक राष्ट्रीय समस्या की तरह मीडिया में दिखाई जा रही है। तरह तरह की प्रक्रियाएं आ रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी, मैं इनका नाम ढंग से नहीं पढ़ पाता हूँ, जैसे ये टेढ़े हैं वैसे ही टेढ़ा इनका नाम भी है संभवतः। असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को लॉयर भी कहते हैं, कानून के बड़े मतलब अपने आप को विद्वान समझते हैं और कानून को प्राय परिभाषित करते रहते हैं। जब उनके मकसद की बात आती है तब वो कानून के दायरे में चले जाते हैं, और जब मकसद की बात नहीं रहती है तो कानून को डिफेम करने में भी ज़रा सा भी नहीं चूकते हैं। वो मिनट भर में कह देंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सुप्रीम बट नॉट इनफेलिएबल। इनफेलिएबल मतलब उनका जो अल्लाह वाला कानून है वो सबसे बड़ा है उनके लिए, और दुनिया का कोई भी कानून उसके नीचे है। तो फिर कोई व्यक्ति सोचता है कि उसके अल्लाह का कानून या उसकी किताब में उसके धर्म का जो कानून है वो सबसे बड़ा है, एंड देन द कम्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री, देन हाउ यू कैन से दैट ही इज़ अ बिलीवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ही इज़ ब्लेमिंग द यूपी गवर्नमेंट दैट इन यूपी नाउडेज द रूल ऑफ गन इज गोइंग ऑन। मतलब यूपी जो है रूल ऑफ गन से चल रहा है, यानी कि रूल ऑफ लॉ से, यानी कि यूपी में कानून नहीं चल रहा है, वो बंदूक का कानून चल रहा है। और अखिलेश भैया का तो कहना है कि अपराध अपने चरम सीमा पर है। अरे कुछ तो शर्म करिए भैया, अपने कार्यकाल को देखिए, अपने कार्यकाल की घटनाओं का स्मरण करिए। जनता देख रही है, जनता सबको देखा है, जनता ने सबको देखा है। आपके कार्यकाल में कानून व्यवस्था की इस देश में क्या स्थिति थी इस प्रदेश में, वो उससे हर प्रदेशवासी परिचित है। हाँ, कुछ लोग जाति के मद में अंधे होकर वो बातें न देख पाएँ, वो अलग बात है। लेकिन आम जनता जो किसी जाति के कारण आपसे नहीं जुड़ी है या किसी से नहीं जुड़ी है, वो सब कुछ देख रही है। वो तुलनात्मक अध्ययन कर रही है कि तब कैसा था, अब कैसा है, कितना परिवर्तन आया है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा, ये मेरा संदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए है। निश्चित रूप से इन चीज़ों से बचना पड़ेगा। एक आरोप जो विपक्ष का लग रहा है कि मतलब ये जो है सेलेक्टेड कार्रवाई हो रही है, मतलब किसी को छोड़ा जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। और अखिलेश भैया ने एक लिस्ट कल जारी करी थी, मैंने उस लिस्ट को देखा, 10 नाम थे उसमें, और निसंदेह मैं कह सकता हूँ कि जो इनके लिस्ट के 10 नाम थे वो 10 भी कुख्यात अपराधी ही हैं। उनका भी अंत कुछ ऐसा ही होना चाहिए, और मैं जानता हूँ होगा, आज नहीं कल उनका भी नंबर आएगा। ये कोई भी अपराधी बच नहीं सकता है। ये देखिए, कोई भी घिनौना कार्य करने वाला, इस ढंग का कुकृत्य करने वाला अगर इस भ्रम में जीवित है कि वो अंत तक बचा रहेगा, तो कोई एक भी बचा हो तो देख ले अपने ऊपर के लोगों की। अतीक अहमद इलाहाबाद का बास बना चाँद बाबा को मार के। अतीक की पहले चाँद बाबा नाम का एक अपराधी हुआ करता था जिसकी इलाहाबाद में तूती बोलती थी। तूती मीन्स वो भी इसी तरह का निकृष्ट, घिनौना और नीच अपराधी था, और उस निकृष्ट, घिनौने और नीच अपराधी को एक महानीच अतीक था उसने मारा, और वो फिर महानीच जो है 40-45 सालों तक एक छत्र साम्राज्य इसका रहा। और चीज़ें जो छन के आ रही हैं वो तो बड़ी डराने वाली हैं। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में भी कहा था कि ये जो नेक्सस है अपराध और राजनीति का, ये कैसे ख़त्म होगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को उनके उस वक्तव्य की याद दिलाना चाहता हूँ जब 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने देश भर में घूम के ये वादा किया था कि अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं, अगर जनता उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाती है, तो राजनीति से अपराधियों का सफाया करने का पहला काम करेंगे।
भैया कहाँ गया आपका वो वायदा, कहाँ गया आपका वो संकल्प? आपने तो घटाने की बजाय बढ़ा दिया। पहले तो संसद में मैं सुनता था कि आधे से कम अपराधी हैं और आधे से ज़्यादा लोग हैं जो अभी अच्छे हैं। आपके इन 8 सालों में स्थिति ये हो गई कि आधे से ज़्यादा संसद सदस्य जो है वो अपराधी पृष्ठभूमि के लोग हैं। तो आपने तो बढ़ा दिया। जिस चीज़ को आपने ख़त्म करने का संकल्प लिया था उसे ख़त्म करना तो दूर की बात, आप घटा पाने में भी सफल नहीं रहे हैं। आप वोट के लिए कुछ भी करने पे आमादा हो गए हैं। यह स्पष्ट दिख रहा है। मैं किसी की आलोचना करने से नहीं डरता हूँ। जो सत्य है वो सत्य है। मैंने भी अपने आप से एक संकल्प लिया है कि मैं सत्य बोलने से बाज नहीं आऊँगा। जो कोई भी अच्छा करेगा उसकी तारीफ़ करूँगा, जो कोई भी गलत करेगा उसकी आलोचना से एक कदम पीछे नहीं हटूँगा। तो आज योगी जी के जो ये कृत्य हैं अपराध उन्मूलन के, मैं आंशिक रूप से इनके साथ हूँ। मैं पूर्ण रूप से तब साथ रहूँगा जब मुझे लगेगा कि योगी जी का ये अपराध उन्मूलन जो है ये किसी दुर्भावना से प्रेरित नहीं है। ये सारे अपराधियों को एक निगाह से देख रहा है, चाहे वो किसी जाति या धर्म या किसी पार्टी के से जुड़े हुए लोग हों। तो विपक्ष का ये आरोप सही है। अभी तक के घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि विपक्ष का आरोप सही है। चुनिंदा लोगों पे आक्रमण किया जा रहा है और चुनिंदा लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। किसी को भी संरक्षण नहीं होना चाहिए। ऐसा माहौल क्रिएट करने की ज़रूरत है कि अपराधियों की पैंट गीली हो जाए, जैसा कि असद की हो गई थी काउंटर के समय। पेशाब कर दिया था उसने, जिसे अतीक अहमद अपना शेर कहता था। अरे शेर नहीं, ये कायर है, मैं आपको बताऊं। और इनकी कायरता को हम समझ नहीं पाते हैं। बस ये नंगे हो गए हैं, इन्होंने कपड़े उतार दिए हैं नग्नता के, और आम आदमी इनकी नग्नता से टकराना नहीं चाहता, वो नंगा नहीं होना चाहता है। और इनको लगता है, इन अपराधियों को भ्रम हो जाता है कि सब लोग डरे हुए हैं उनसे। अरे डरे हुए नहीं हैं। आम जनता जो है, एक हर आदमी का जीने का एक दर्शन होता है, फिलॉसफी होती है। तुम नंगे हो गए हो, तुम नीच हो गए हो, तुम निकृष्ट हो गए हो, तुम घिनौने हो गए हो और तुम अपराधी बन गए हो। तुम 2, 4, 5 लखैरों को लेके उनको ऐसे तैसे बंदूकों का लाइसेंस दिला दे रहे हो, जो राजनीति और अपराध के षड्यंत्र की उपज है। उसके कारण से ये नेता तुम्हें लाइसेंस दिलवा देते हैं, तो तुम लूट मार डकैती करके कुछ पैसे इकट्ठे कर लेते हो, लोगों को डराते फिरते हो। लोग डरते नहीं हैं असल में। हाँ, कुछ डरने वाले होंगे, लेकिन अधिकांश है जो डरने वाले नहीं हैं। लेकिन वो तुम्हारी तरह अपराधी नहीं बनना चाहते हैं। और वो भारत की न्याय व्यवस्था को देख रहे हैं। न्याय व्यवस्था विफल है। वो जानते हैं कि अगर तुम्हारे विरुद्ध कोई कार्रवाई भी करेंगे तो न्याय व्यवस्था तुम्हें दंडित नहीं कर पाएगी, क्योंकि न्याय व्यवस्था में भी तुम घुसे हुए हो। तुम्हारे चचा हैं, तुम्हारे काका हैं, तुम्हारे पप्पा हैं, सब लोग न्याय व्यवस्था में भी बैठे हुए हैं। मैं एक प्रश्न फिर से न्यायपालिका पे आज उठाऊँगा। छोटे छोटे अपराध में एक सामान्य निर्दोष आदमी जब फंस जाता है तो मैं देखता हूँ महीनों महीनों उसकी ज़मानत नहीं होती, सालों साल वो जेल में रह जाता है। और माना जाता है कि देश में लाखों ऐसे कैदी हैं जो अंडर ट्रायल आज भी जेलों में हैं, और कई बीच में छूटते रहते हैं, जिनके बारे में अंततः यह निर्णय आता है कि ये निरपराध और निर्दोष था, लेकिन पिछले 20 सालों से जेल में बंद था। माय गुडनेस, कैन यू बिलीव कि एक निर्दोष व्यक्ति कानून के जाल में, इस मकर जाल में फंस के 20 साल तक जेल में रह सकता है। और अतीक जैसे और इसके जैसे तमाम, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अन्यान है यूपी में। वो उनको जमानत कौन देता है? किस आधार पे उनको जमानत मिलती है? वो एक अपराध करते हैं, कुछ दिन के लिए जेल में जाते हैं, फिर जमानत पे बाहर आते हैं, फिर अपराध करते हैं, फिर अपराध करते हैं। ये जमानत और अपराध का खेल उनका जीवन पर्यंत चलता रहता है। उन्हें कभी भी अंतिम निर्णय नहीं आता है कि ये जेल में रहते हैं। किंचित मामलों में ही आ पाता है, और वो पूरे जीवन भर अपराध करते रहते हैं, ऐश करते रहते हैं। और ये जो राजनीति अपराध का षड्यंत्र है, इसके चलते एक दिन ऐसा आता है कि माननीय भी बन जाते हैं। माननीय मतलब वो लोग जो लोग देश चलाते हैं, जो लोग देश की दिशा और दशा पे निर्णय लेते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कौन सा कानून होना चाहिए, कौन सा कानून नहीं होना चाहिए। ये घिनौने अपराधी आज के डेट में संसद चला रहे हैं, विधानसभाएं चला रहे हैं। ये बहुमत से हैं, ये जहाँ चाह रहे हैं वहाँ चुनाव जीत जाते हैं। अतीक जैसा व्यक्ति
उस सीट से सांसद बना जिस सीट से कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू फूलपुर इलाहाबाद की सीट से सांसद हुआ करते थे। तो कितना पतन हुआ है राजनीति का। जिस सीट से कभी पंडित नेहरू की सीट मानी जाती थी, वो सीट अतीक अहमद की थी। अतीक अहमद को वहाँ की जनता ने जिताया। शर्म आने की बात है।